छोटा है, कोई बात नहीं, ठीक नहीं करो। ठीक है, ठीक है। लाइव है। हम्म। चलिए, मैं और राकेश सिंह हम दोनों लाइव हैं। उससे पहले का हमारा एक डिस्कशन था। बहुत बार जरूरी होता है ना कि ऑफ रिकॉर्ड पर्दे के पीछे का जो डिस्कशन है वो भी आप देखें हमारे साथ में। खैर, आज इजराइल हमास जंग के 7 दिन पूरे हो गए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन रुकेगा कौन झुकेगा किसी को पता नहीं। इजराइल में तबाही हुई, हमास ने जो तबाही की, उसके बाद फिर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रिटेलिएट किया और हमास के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन इजराइल ने एक ट्रेंड चलाया है अपने नेशनलिज्म के लिए। जानते हैं आप, जितने भी इजराइल के बाहर रहने वाले, अलग अलग जगह अब्रॉड में यानी विदेश में रहने वाले इजराइल के नागरिक हैं, आज की तारीख में इजराइल में आ गए हैं। रिटायर्ड जनरल भी इजराइल की सड़क पर उतर आए हैं, फिलिस्तीन में चले गए युद्ध लड़ने के लिए। ये ट्रेंड अपने आप में दुनिया में क्या कहता है राकेश? देखिए राशिद जी, ये साफ तौर पर दिखाता है कि इजराइल दूसरे देशों से अलग कैसे है राष्ट्रीयता के मामले में। आप देखिए कि पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का एक उदाहरण देखिए। उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली जी, और अभी तक 3 लाख से ज्यादा जो रिजर्व सैनिकों ने इजरायली सेना को ज्वाइन कर लिया है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। और साथ ही साथ एयरपोर्ट और जो जहां पर ज्वाइनिंग करने का, जो रिजर्व फोर्स ज्वाइन करने का, वहां पर लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। और विश्व के कोने कोने से जहां भी इजरायली हैं अपने देश की ओर मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे जब कई जगहों पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश को उनकी जरूरत है और वे उनको अब देश वहां पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ आप जिक्र करना चाहूंगा कि ऐसे चेहरे के जो कि रूफले जो रूपाली पर्दे पर जिस तरह से वे अपने रौनक दिखाने के लिए मशहूर हैं, वे चेहरे जो हैं, नतालिया फादेओ ज्वाइन कर ली रिजर्व आर्मी और उनका ड्रेस। नतालिया हालांकि ग्लैमर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा चेहरा है इजराइल में। साफ तौर पर यही तो सबसे बड़ी बात है राशिद जी कि देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री जब रिजर्व फोर्स में ज्वाइन कर रहा है, विश्व के अलग अलग कोने से जो पढ़ने वाले छात्र गए हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, वे नौकरी छोड़कर देश वापस। एक बात समझने की जरूरत है कि इजराइल के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन्हें यह पता है कि सिर्फ जमीन का संघर्ष नहीं है, ये धार्मिक चरमपंथ है। समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस चरमपंथ की आग को तपिश देने वाला सिर्फ हमास नहीं है, हिजबुल्लाह। आप जानते हैं 80 के दशक में जिस शिया आतंकवादी गुट ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई, हमास सुन्नी आतंकवादी गुट, ये दोनों एक साथ में मिल गए हैं। इधर लेबनान की तरफ से उत्तरी इजराइल में एक अटैक कर रहा है, फिर उसके बाद तेल अवीव और जितने बड़े बड़े शहर हैं वहां पर हमास बार बार अटैक कर रहा है। यानी दो तरफा अटैक इजराइल झेलने को मजबूर है। और इजराइल के जितने नागरिक हैं वो ये जानते हैं कि नेशनलिस्ट अप्रोच का सबूत हम तभी दे सकते हैं जब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के खड़े होंगे। और आतंकवाद भी ऐसा वैसा नहीं। कहते हैं हर आतंकवाद की जड़ में, अगर आतंकवाद की जड़ में रेडिकलिज्म आ जाए, धार्मिक चरमपंथ आ जाए, तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर देता है। और वैसे भी हमास तो एक ऐसा भस्मासुर है जिसे पैदा तो किया गया इजराइल में, पैदा तो किया गया फिलिस्तीन में, लेकिन आज इन्हीं के लिए भस्मासुर बन गया। ठीक वैसे ही जैसे ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए बना, मुल्ला उमर जैसे अमेरिका के लिए बने, एक जमाने में जरनैल सिंह भिंडरावाले भी जैसे एक बहुत बड़ा भस्मासुर बना। धार्मिक चरमपंथ की ये आग पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा अलार्मिंग साइन है। देखिए, ये राशिद जी आपने सही जो उदाहरण आपने दिया, ये यही है कि अगर आतंकवाद को आप खड़ा करते हो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म अपने अपने हक के अनुसार, अपने अपने इच्छा अनुसार, तो वो लेकिन एक दिन आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन बाद में वो आपके सर पर ही हाथ रखेगा, यानी भस्मासुर। और यही हाल जिनका आपने जिक्र किया। लेकिन रही बात कि जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध है वो विश्व को 2 हिस्सों में बांट रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं, मसलन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आप देख रहे हैं इजराइल के साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ जो अन्य देश हैं, जो
आपने कतर जैसा मुल्क, जो टर्की जैसे देश, जो ईरान आपने देखा कि ईरान के विदेश मंत्री अभी लेबनान पहुंचे हुए हैं और वहां पर जिस तरह से उनका स्वागत किया गया फलस्तीन और हिजबुल्लाह के समर्थकों द्वारा, तो ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि, और ईरान ने एक तरह से धमकी भी दी है कि अन्य मोर्चे भी खुलेंगे। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये जो युद्ध है, यानी इजराइल और हमास के बीच, हमास द्वारा जो 7 अक्टूबर को जो हमले किए गए थे अल सुबह, ये युद्ध जो है कहीं ना कहीं विश्व युद्ध का हमें लगता है, विश्व का आगाज बहुत लोगों को क्यों लगता है ये भी आपके लिए समझने की जरूरत है। फैक्शन समझते हैं ना आप, अलग अलग फैक्शन में, अलग अलग गुट में अगर दुनिया बढ़ जाए तो ऐसे में क्या, जिसका जिक्र अभी राकेश कर रहे थे। ईरान ने क्या किया, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को समर्थन दिया, इजराइल के खिलाफ हमास को समर्थन दिया। ईरान को यह नहीं पता कि अगर आप किसी आतंकवादी गुट, किसी रेडिकल एलिमेंट, किसी एक्सट्रीमिस्ट को अगर आप सपोर्ट करते हैं, किसी भी वक्त में आपके लिए वो भस्मासुर बन सकता है। ये ईरान को अभी समझ में नहीं आ रहा, ये कतर को समझ में नहीं आ रहा, ये बहरीन को समझ में नहीं आ रहा, ये तुर्की को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक वक्त में समझना होगा। अब हमास में भी एक मिलिट्री विंग है जिसे बोलते हैं अल कासम ब्रिगेड। ये सबसे खतरनाक ब्रिगेड है और इसका जो मुखिया है उसका नाम है मोहम्मद दाइफ। आई रिपीट, मोहम्मद दाइफ। मोहम्मद दाइफ के बारे में एक बात ये कहते हैं कि वो ब्रूटल है, कसाई है, हैवान है, जल्लाद है, शैतान है। और जानते हैं आप, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, और इन सब के पीछे वो इजराइल को जिम्मेदार मानता है, लोगों का ब्रेन वॉश कर देता है। और आज तक पूरी दुनिया में मोहम्मद दाइफ की सिर्फ 3 तस्वीरें हैं, सिर्फ 3 तस्वीरें हैं। मोहम्मद दाइफ के बनने की कहानी क्या है? देखिए राशि जी, जिस तरह से ये खूंखार आतंकी है और जिस तरह से मोहम्मद दाइफ और मोहम्मद दाइफ का जो तैयार करने का वो सबसे बड़ी माना जाता है कि बेस्ट रिक्रूटर है। अगर एक बार आपसे मिल लिया तो समझिए कि ब्रेन वॉश, आप फिर आप उसके संगठन में शामिल मतलब होना ही होना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा ही, इससे 50 वर्ष से ज्यादा की उम्र के 70% लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। और उनका जिम्मा है कि वो जो हार्डकोर ऐसे लोगों को शामिल कराना जो कि वो दिमागी रूप से जो है शैतान किस्म के हैं, जो सोचते उल्टा हैं। तो ऐसे लोगों पर ये खास तौर पर नजर रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो रॉकेट लॉन्चर हो या गोली चलाने, ये बड़ा मतलब शातिर निशानेबाज। मोहम्मद दाइफ, ये जो दाइफ वर्ड है ना, अरेबिक में इसका मतलब होता है अदृश्य हो जाना। अपने नाम के मुताबिक ही ये जगह जगह अदृश्य हो जाता है। मोहम्मद दाइफ के बारे में थोड़ी सी और बातें मैं बताता हूं, आप समझिएगा। मोहम्मद दाइफ वो है जो हर रात अपना ठिकाना बदलता है। मोहम्मद दाइफ वो है जिसे सुरंग का नेटवर्क बहुत अच्छे से बनाना, बदलना रातों रात बहुत अच्छे से आता है। मोहम्मद दाइफ वो है अपने वीडियो मैसेजेस रिलीज करता रहता है और इस वीडियो मैसेज में कहीं पर नजर नहीं आता, परछाई जैसा होता है। खुदा बनने में यकीन करता है मोहम्मद दाइफ। उसे ये लगता है कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से प्रोफेसी लेकर के आए, पूरी दुनिया में फिर से खिलाफत मूवमेंट लेकर के आए, पूरी दुनिया में ऐसे रेडिकल्स तैयार करे जिनके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो, और वो कि धार्मिक चरमपंथ, जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था। मोहम्मद दाइफ जैसे ऐसे हैं, ऐसे कई आतंकवादी रहे हैं पूरी दुनिया में। उसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर, अजमल आमिर कसाब जैसे, या फिर हाफिज सईद जैसे, जकीउर रहमान लखवी जैसे। अब मोहम्मद दाइफ है। मोहम्मद दाइफ की भर्ती कराने वाला भी जो आयश अब इस दुनिया में नहीं है, इजराइल के हमले में मारा गया, उसे हमास में इंजीनियर कहा जाता था। अच्छा, एक बात ये बताएं कि वक्त के साथ में क्या आतंकवादी संगठन का मैकेनिज्म, इनका ऑपरेशनल स्ट्रक्चर बहुत सिस्टमैटिक इन लोगों ने कर लिया है। इन्होंने इंजीनियर भर्ती किए हैं, कंप्यूटर इंजीनियर भर्ती किए हैं, जो मैकेनिक्स जानते हैं उन्हें भर्ती किया है, जो मशीन को समझते हैं उन्हें भर्ती किया है। क्या ये माना जाए कि ये जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ये ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं? देखिए सही कहा राशि जी। इसमें जो भी हमास में एक बड़ा विंग है जो कि इंजीनियर के साथ साथ जो हाईली मतलब टेक्नोलॉजी को बखूबी जानने वाले लोग इसमें बहुत ज्यादा हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से हमास ने, देखिए मोसाद विश्व का सबसे
बेहतरीन माना जाता है एजेंसी, और उसको पता नहीं चलना, और हमला जो है जल से, थल से, वायु से हो रहा है। और किस तरह से देखिए वो ट्रेनिंग जो लिया गया है, ट्रेनिंग जो कि अब कल मैं एनएसजी के डीजी के बयान सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की हमें सतर्क रहना पड़ेगा नई चुनौतियों से निपटने के लिए। तो देखिए मोसाद को हवा तक नहीं लगी, और उसके बगल में ही रहकर और इतने बड़े ट्रेनिंग का आप जो है करीब 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। मोसाद के बारे में कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल, नॉन कॉन्फिडेंशियल दोनों ही तरह के इन्वेस्टिगेशन में, दोनों ही तरीके के इंटेलिजेंस में मोसाद जैसी, मोसाद क्या है ये भी आप जान लें, मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। ठीक वैसे जैसे रशिया की केजीबी है, ब्रिटेन की अपनी एजेंसी है, हिंदुस्तान में रॉ और आईबी को कहा जाता है, पाकिस्तान में आईएसआई को कहा जाता है। लेकिन इस पूरी दुनिया में 2 खुफिया एजेंसी ऐसी हैं जिन्हें बेस्ट ही नहीं बल्कि बेस्टेस्ट की संज्ञा दी जाती है। इनमें एक इजराइल का मोसाद है और एक रशिया का केजीबी। और अगर इस जैसी खुफिया एजेंसी कहीं पर फेल हो जाए तो आप ये समझें कि हमास ने अपना नेटवर्क क्या फैलाया है, हमास ने अपना विस्तार क्या किया है, हमास वाकई में पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और अगर नेतन्याहू कहते हैं कि जड़ से मिटाना जरूरी है, तो जरूरी भी है, रेलेवेंट भी है, और आज की तारीख में जड़ से मिटाने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। थैंक यू सो मच राकेश। हमें इजाजत दें, इस लाइव वीडियो में हमारे साथ में आप थे। इसी प्लेटफॉर्म पर आगे भी हमारे साथ में अलग अलग इश्यूज पर राशिद और राकेश के साथ में वीडियोस आप देखते रहेंगे। नमस्ते।